रात भर की मूसलाधार बारिश के बाद गांव पर कड़कड़ाती ठंड का कहर टूट पड़ा था। इसी ठंड में रूपेश जंगल से लकड़ियों का भारी गट्टर उठाए गांव की ओर लौट रहा था। गांव के बीच पुराने बरगद के नीचे ठंड से कांपते हुए भगवान दास काका बैठे थे। उनकी पेंशन इतनी नहीं कि महंगी लकड़ियां खरीद सकें। ओ रुपेश, जरा इधर तो आ बेटा। किधर भागा जा रहा है इस ठंड में? राम राम काका। बस घर जा रहा था। बड़ी मुश्किल से ये लकड़ियां मिली हैं। अरे ये घट्टर सब अपने घर ही ले जाएगा क्या? जरा दो चार मोटी लकड़ियां दे दे बेटा। ठंड से हाथ पांव सुन्न हो गए। काका, रात भर की बारिश में सब भीग गया था। जंगल के अंदर तक जाना पड़ा सूखी टहनियों के लिए पूरा। समझ रहा हूं बेटा। बता, क्या लेगा इन लकड़ियों का? 20 रुपए का है काका। अब आप ही बताओ इसमें से कितनी दूं। 20 रुपए? अरे बेटा, इतनी तो मेरी पेंशन भी नहीं आती। चलिए, आप पुराने आदमी हैं, 12 रुपए दे दीजिए। इससे कम मत कराइए। ठीक है बेटा, तेरी मेहनत का मान रखता हूं। रूपेश ने लकड़ियों का भारी गट्टर रख दिया और फिर अपने घर की ओर चल पड़ा। अगर इस ठंड ने मुझे पकड़ लिया तो हफ्तों बिस्तर पकड़ लूंगा। हे भगवान, बस आज सही सलामत घर पहुंचा दो। रास्ते में कोई मुसीबत ना आए। बस एक बार घर की चौखट दिख जाए, फिर चाहे जितनी बारिश हो। हे भगवान, ये कैसा प्रलय डा रहे हो। रात भर तो बादलों ने चैन लेने नहीं दिया, और अब यह बर्फीली हवा जैसे कलेजा चीर देगी। जाने कहाँ फंस गए होंगे वो। बोल के गए थे कि लकड़ियां लेकर जल्दी लौट आएंगे, पर इस कड़ाके की ठंड में तो हाथ पांव भी काम नहीं करते। वो बस घर आ जाए। उसकी आंखें बार बार उसी रास्ते पर जाकर टिक जाती थीं जहां से रूपेश आने वाला था। आखिरकार रूपेश ने अपने घर के आंगन में कदम रखा। जैसे ही रूपाली ने उसे देखा, उसकी जान में जान आई, लेकिन चिंता, गुस्से और डांट के रूप में बाहर निकली। आ गए आप। हे भगवान, मैं तो कब से राह देख रही थी। बस रूपाली बच गया समझो। रास्ते में ऐसी हवा थी कि लगा आज तो घर नहीं पहुंच पाऊंगा। देखिए तो सही, आपकी क्या हालत हो गई है। मैं आपसे 1000 बार कहती हूँ कि इतना बाहर रहना ठीक नहीं है, पर आप मेरी बात सुनते ही कहाँ हैं। ऐसी शाम होने से पहले घर लौट आया कीजिए। अरे वो भगवान दास काका मिल गए थे बरगद के नीचे। उन्हीं से मोल भाव करने में देर हो गई। कुछ पैसे मिल गए। अब कल का इंतजाम हो जाएगा। पैसे बाद में देखेंगे। अगर बीमारी ने पकड़ लिया तो इन पैसों से ज्यादा हकीम ले जाएगा। चलिए, अब ज्यादा बहस मत कीजिए। जल्दी से जाइए और हाथ मुंह धोकर साफ कपड़े पहन लीजिए। मैंने चूल्हे पर पानी गर्म किया है। हाँ भाग्यवान, बस अभी आया। रूपेश हाथ मुंह धोकर खाने बैठ जाता है। सच में रूपाली, आज अगर तूने यह गरम खाना और आग ना दी होती तो मेरी हड्डियां जम जाती। कल अगर जरा भी आसमान साफ हुआ तो हमें हाथ पांव मारकर बहुत सारी सूखी लकड़ियां जमा करनी होंगी। सही कह रहे हो। घर के चूल्हे के लिए तो चाहिए ही, साथ में कुछ ज्यादा लकड़ियां बटोरनी होंगी। घर के गुजर बसर के लिए उन्हें बेचना भी तो है। हाँ, मौसम का कोई भरोसा नहीं। हमें कल परसों में ही ढेर सारी सूखी लकड़ियां जमा करनी होंगी। अगर एक बार फिर भारी बारिश हुई तो जंगल में सूखी लकड़ी का एक तिनका नहीं मिलेगा। रूपेश और रूपाली खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह रात भर की कंपकपी के बाद रूपेश खाना खाकर कुल्हाड़ी कंधे पर रख जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में गांव के मोड़ पर चाय की दुकान थी, जहां उसके पुराने दोस्त बैठे थे। राम राम भाइयों, आज तो बड़ी जल्दी सभा जम गई। राम राम। अरे कहाँ जा रहा है कुल्हाड़ी लेकर? तुझे कुछ खबर भी है या बस पेट पालने की धुन में लगा है? क्या हुआ बतिया? ऐसी क्या आफत आ गई? आफत आ नहीं गई, आफत आने वाली है रूपेश। आज सवेरे शहर से आए डाकिये ने बताया है कि मौसम विभाग ने मुनादी कर दी है। अगले 2-3 दिनों में ऐसी भयंकर बारिश और तूफान आने वाला है कि गांव के पुराने पेड़ भी टिक नहीं पाएंगे। क्या कह रहे हो? अभी कल रात की बारिश से तो उभर नहीं पाए और अब और भयंकर बारिश। हाँ, तू जंगल जा रहा है तो सावधान रहना। अगर बारिश शुरू हो गई तो नाले उफान पर आ जाएंगे। भाइयों, अगर यह खबर सच है तो मुझे आज ही जितनी हो सके उतनी सूखी लकड़ियां और चारा जमा करना होगा। रूपाली भी घर पर अकेली है। मुझे छप्पर को भी रस्सियों से बांधना होगा। ये तो सच में मुसीबत की घड़ी है। वही तो हम भी बस यही चर्चा कर रहे हैं कि गांव के लोगों को आगाह कर दें। उसने अपने दोस्तों से विदा ली और तेज कदमों से जंगल की ओर बढ़ गया। रूपेश जंगल पहुंचा और जी जान लगाकर उसने ढेर सारी सूखी लकड़ियां बटोरी।
उसने लकड़ियों को 2 हिस्सों में बांटा। जब वो भारी गट्टर लेकर गांव लौट रहा था, तभी रास्ते में उसे गांव का सबसे बड़ा कंजूस सेठ नाथूराम मिल गया। सेठ ने देखा कि रूपेश के पास अच्छी सूखी लकड़ियां हैं तो उसकी नीयत डोल गई। अरे ओ रूपेश कहाँ जा रहा है इतना बोझ लेकर? राम राम सेठ जी, बस गांव जा रहा हूँ। 2 दिन बाद बड़ा तूफान आने वाला है, उसी का इंतजाम कर रहा हूँ। तूफान बूफान तो आता रहता है। तू ये बता कि ये लकड़ियां बेचने के लिए है? आप तो जानते हैं मौसम खराब है और जंगल में सूखी लकड़ी मिलना कितना मुश्किल हो गया है। इस पूरे गट्टर का दाम 40 रुपए लगेगा। अरे रूपेश, तू तो लूट मचाए है। इतनी सी लकड़ी का 40 रुपये, ये तो जंगल की मुफ्त की चीज है। देख, मैं तुझे 15 रुपये दूंगा, इतना बहुत है तेरे लिए। 15 रुपए सेठ जी, मजाक मत कीजिए। इस कड़कड़ाती ठंड में मेरी हड्डियां बोल गई हैं। ये लकड़ियां इकट्ठा करने में और तूफान आने के बाद तो ये सोने के भाव बिकेंगी। कम से कम 35 रुपए से 1 पैसा कम ही लूंगा। देख रूपेश, 20 रुपये ले और ये मेरे घर रख दे। इतनी बड़ी रकम तुझे एक साथ कोई नहीं देगा। 20 रुपए में तो आजकल चाय नाश्ता भी ढंग से नहीं होता। अगर आपको इतनी ही सस्ती चाहिए तो खुद जंगल क्यों नहीं चले जाते? तू मुझसे जुबान लड़ा रहा है, इतना घमंड ठीक नहीं है। देख ले, बाद में पछताएगा। पछताना मुझे नहीं, आपको पड़ेगा सेठ जी, जब तूफान शुरू होगा और आपके पास चूल्हा जलाने को तिनका भी नहीं होगा। राम राम। अरे ओ रूपेश, रुक तो जा भाई। रूपेश सेठ नाथूराम की बातों को अनसुना कर घर लौट आया। कुछ दिन तो शांति रही, लेकिन फिर मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित हुई। अचानक आसमान काला पड़ गया और ऐसी मूसलाधार बारिश शुरू हुई कि थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। रात होते होते ठंड इतनी बढ़ गई कि बारिश की बूंदें जमने लगीं और सफ़ेद बर्फ गिरने लगी। पूरा गांव बर्फ की सफ़ेद चादर में ढक गया। आधी रात का समय था। बाहर तूफान का शोर और छप्पर पर गिरती बर्फ की आवाज़ से रूपेश की नींद अचानक उचट गई। रूपेश उठा और बाहर का नज़ारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। हे मेरे श्याम बाबा, यह क्या मंजर है? गांव में बर्फ गिरने लगी। अगर मैंने उस दिन हिम्मत करके वो लकड़ियां जमा ना की होती तो आज हम भी बर्फ की तरह जम जाते। शुक्र है तेरा कि समय रहते बुद्धि दे दी, वरना इस वक्त जंगल की एक एक लकड़ी पानी और बर्फ से भीग चुकी होगी। रूपाली ओ रूपपाली, उठ जरा बाहर देख तो सही, क्या गजब हो रहा है। क्या हुआ? इतनी रात को क्यों चिल्ला रहे हो? अरे राम, ये बर्फ गिर रही है। पहाड़ों जैसी ठंड आज हमारे गांव में उतर आई है। देख रही है, बाहर जो भी लकड़ी बची होगी वो अब पत्थर जैसी गीली और ठंडी हो गई होगी। यही तो मैं कह रही हूँ, इस साल की ठंड तो जान लेकर मानेगी। अभी तो ये शुरुआत है। चल अंदर चल। रह गई। अगली सुबह सूरज की किरण बर्फ की सफेद चादर पर पड़ी तो पूरा गांव जम चुका था। चारों ओर बर्फ ही बर्फ थी और घर से बाहर निकलना जान जोखिम में डालना था। रूपेश और रूपाली अपने घर के भीतर चूल्हे की हल्की गर्माहट में बैठे ही थे कि तभी दरवाजे पर किसी के कराने और दस्तक देने की आवाज आई। रूपेश, ओ रूपेश भाई, घर में हो क्या? अरे सेठ जी, आप इस बर्फीली सुबह में यहाँ क्या कर रहे हैं? रूपेश, रात भर बिजली नहीं थी और चूल्हा जलाने को सूखी लकड़ी का एक टुकड़ा तक नहीं बचा। हम तो जमने की कगार पर हैं। तो सेठ जी, अब जंगल चले जाइए, वहां तो लकड़ियां मुफ्त की चीज है, जितनी चाहे उठा लाइए। अरे नहीं रूपेश, मुझे शर्मिंदा मत करो। मैंने जो कहा था वो मेरी लालच और मूर्खता थी। मुझे माफ कर दो भाई। सच तो ये है कि इस वक्त ये सूखी लकड़ियां सोने से भी ज्यादा कीमती हैं। बल्कि अगर और चाहिए तो वह भी ले लो, बस मुझे वो लकड़ियां दे दो। सेठ जी, मुझे आपसे ज्यादा पैसे नहीं चाहिए, जो हक का था वही लूंगा। आपने अपनी गलती मान ली, यही बड़ी बात है। लीजिए, इसे ले जाइए और जल्दी से आग जलाइए, वरना यह ठंड किसी को नहीं बख्शेगी। सेठ नाथूराम लकड़ियां लेकर तेजी से अपने घर की ओर चल दिए। उसी गांव में एक और लकड़हारा मणिराम बड़ा ही लालची और मौके का फायदा उठाने वाला इंसान था। उसने सोचा था कि इस आपदा में वह लकड़ियां ऊंचे दामों पर बेचकर अमीर बन जाएगा। एक दोपहर मणिराम लकड़ियों का गट्ठर लेकर गांव की एक तंग गली से गुजर रहा था। मणिराम बेटा, जरा रुकना। क्या यह लकड़ियां बेचने के लिए है? हाँ, बेचने के लिए ही है, पर यह मामूली लकड़ी नहीं है, बिल्कुल सूखी और खरी है। एक बार जलाओगे तो रात भर घर गर्म रहेगा। इसका दाम 60 रुपए लगेगा। 60 रुपए बेटा, मैं तो बूढ़ी हूँ,
सहारा कोई नहीं है। मेरे पास में पैसे नहीं हैं। क्या थोड़ी लकड़ी दे दोगे? मजाक मत करो। मेरे पास इतना समय नहीं है कि घाटे का सौदा करूं। बेटा, आज रात नहीं कटी तो सुबह तक मेरा शरीर पत्थर हो जाएगा। थोड़ी सी दे दे बेटा, दुआ मिलेगी। दुआओं से पेट नहीं भरता। पैसे पूरे लाओगे तभी लकड़ी मिलेगी। वह बिना पीछे मुड़े वहां से चल दिया। काकी की आंखों में आंसू आ गए। मनीराम के जाने के बाद वहां से रूपेश गुजरा। वो अपनी सूखी लकड़ियों का आखिरी छोटा सा गट्ठर लेकर घर की ओर जा रहा था। वहां उसने देखा कि एक बूढ़ी अम्मा पेड़ के नीचे बैठी है। जैसे ही रूपेश पास पहुंचा, बूढ़ी अम्मा ने अपनी आंखें खोली। उनके चेहरे पर तेज था, पर वे बहुत थकी हुए लग रही थीं। ये क्या हाल बना रखा है? आप यहाँ बाहर इस बर्फीली हवा में क्यों बैठे हैं? बेटा, रूपेश मणिराम से लकड़ी मांगी थी, पर उसने पैसे नहीं होने पर मना कर दिया। अब लगता है आज की रात आखिरी है। अब चिंता मत करो, ये रही लकड़ियां और ये आज ही जलेंगी। पर बेटा, इसके पैसे, मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं। पैसे रहने दीजिए, इंसानियत से बड़ा कोई पैसा नहीं होता। आप बस हाथ सेकिए। बेटा, तू बड़ा दयालु है। अम्मा, यह साधारण भोजन है, पर मेरी पत्नी ने बड़े प्रेम से बनाया है। आप इसे ग्रहण करें। खुद भूखा रहकर तूने एक बुढ़िया का पेट भरा। बता, तू इस कड़ाके की ठंड में बाहर क्या कर रहा है? मैं सूखी लकड़ियां लेने आया था, पर भारी बारिश और बर्फ ने सब भिगो दिया है। समझ नहीं आ रहा कि घर का चूल्हा कैसे जलेगा और गांव वालों की मदद कैसे करूंगा। पहले बेटा, ये तेरी दया का फल है। ये जादुई वृक्ष के बीज हैं। इन्हें अपने घर के सामने लगा देना। इन पेड़ों की टहनियाँ हमेशा सूखी और खरी रहेंगी। तू जितना इन्हें काटेगा, ये उतनी ही तेजी से बढ़ेंगे। तुझे और तेरे गांव को कभी लकड़ियों की कमी नहीं होगी। रूपेश की खुशी का ठिकाना न रहा। वो खाली हाथ नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए एक वरदान लेकर घर की ओर भागा। घर पहुंचते ही उसने रूपाली को सारी बात बताई। क्या सच में एक पोटली खाने के बदले इतना बड़ा चमत्कार? हाँ, रूपाली, इंसानियत कभी खाली नहीं जाती। अब हमारे घर के सामने खुशहाली का पेड़ उगेगा। रात को रूपेश और रूपाली ने मिलकर उन बीजों को आंगन की गीली मिट्टी में बो दिया। उनके मन में एक अजीब सी उम्मीद थी और वे कंबल ओढ़कर सो गए। जैसे ही सूरज की हल्की सी किरण पड़ी, रूपेश की आंख खुली। उसने बाहर झांका और चीख पड़ा। रूपाली, रूपाली, जल्दी बाहर आ। देख, ये क्या हो गया। रूपाली बाहर आई और अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाई। जहां कल रात सिर्फ खाली जमीन थी, वहां अब एक विशाल, हरा भरा और मजबूत पेड़ खड़ा था। हे भगवान, ये तो कमाल है। रात भर में इतना बड़ा पेड़, इसकी टहनियां तो देखो। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने सुखाकर यहां टांग दी हो। रूपाली, उस बूढ़ी अम्मा ने सच कहा था। देख, हमारा ये पेड़ सूखी लकड़ियों का खजाना बन गया है। सचमुच भगवान गरीबों की सुनता जरूर है। अब ना हमारा चूल्हा बुझेगा। अम्मा की कृपा से आज हमारे आंगन में खुशहाली का पेड़ उगाया है। धन्यवाद बूढ़ी अम्मा। उसके बाद रूपेश उस पेड़ से लकड़ियां काट के बाजार में बेच देता है और वे खुशी से रहने लगे।